हाँ तो प्यारे दोस्तों, मैं अनूप विश्वकर्मा आपके सामने फिर से आया हूँ फिजिक्स में एक चैप्टर का लेकर पार्ट 2 जिसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ और अन्य घटनाओं के बारे में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और सारी डिफिनेशंस हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं और वो पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। तो आइए हम जो है इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमको जो है हमने आपको बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव पार्ट 1 में हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रयोग बताया था, और उसके बाद ये बताया था कि किस प्रकार से हाइगन्स के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत का खंडन हुआ था और ये प्रकाश को कण प्रकृति माना गया था। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो है इस चैप्टर में और आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। पहली हेडिंग है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। एक मिनट चेक कर लूंगा थोड़ा सा एक बार। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो है अभी तक पढ़ा था हर्ट्ज और लेनार्ड के परीक्षण में कि वहां पे एक निर्वात बल्ब था जिसमें एक प्लेट यहाँ पे P1 लगा था और यहाँ पे एक प्लेट क्या था, P2 था। ठीक है, और जब प्लेट P1 और ये यहाँ पे एक खिड़की था। ठीक है, जब हम प्लेट P1 को क्या करते थे, नेगेटिव विभव देते थे और यहाँ से प्रकाश आती थी, तो इस पर जब और इसको धनात्मक विभव देते थे, इसको धनावेशित कर देते थे, तो क्या होता था कि जब यहाँ से प्रकाश आता था तो इस ऋणात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता था और वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता था, जिसके द्वारा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आरंभ हो जाता था, जिसको हम लोग प्रकाश धारा कहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम इसके विभवांतर को पलट दें, जो बैटरी लगाए उसको क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए। देखिए ये वीडियो जो है उसी को अच्छे समझ में आएगी जो वीडियो पार्ट 1 पढ़ा है अच्छे से। एक बार अगर नहीं पढ़े हो तो पहले इस वीडियो को प्लस करिए और जाइए वीडियो पार्ट 1 पढ़िए प्रकाश विद्युत प्रभाव का, तब ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो जो है जब हम इसको धनात्मक विभव यानी बैटरी की दिशा को जब हम पलट देंगे, तो बैटरी की दिशा को जब हम पलट देंगे अर्थात यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे कनेक्ट कर देने वाले हम लोग निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे लगा देंगे एक धारा नियंत्रक, जिसके द्वारा इसमें प्रवाहित धारा को धारा नियंत्रक नहीं, इस धारा नियंत्रक को एज ए विभव विभाजक रूप में यूज करने वाले हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया एक अपना सेल, और सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच लगा दिया धारा नियंत्रक और ये लगा दिया। ठीक, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो अब क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से पॉजिटिव आयन आएंगे और यहाँ पे क्या पहुंच जाएंगे, धनावेश पहुंच जाएंगे, और देर से नेगेटिव टर्मिनल से होता हुआ यहाँ से नेगेटिव आवेश यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो प्रारंभ में हम क्या करते हैं, इसके इन दोनों प्लेटों के बीच एक सूक्ष्म विभवांतर स्थापित करते हैं। ये जो प्लेट P1 और P2 है, इनके बीच क्या करना है, हमको एक सूक्ष्म विभवांतर स्थापित करना है। तो जब हम एकदम सूक्ष्म विभवांतर स्थापित करते हैं तो प्रारंभ में क्या होता है कि जब इधर से प्रकाश आता है तो इस धन प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों के पास बहुत सारी एनर्जी है, वो इस धन आवेश के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं और इस ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि यहां से उत्सर्जित होकर इस ऋण प्लेट पर पहुंचते रहते हैं, जिसके द्वारा एक धारा प्रवाहित होती रहती है। परंतु होता क्या है कि जैसे जैसे हम इस नोक को इधर खिसकाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज परिवर्तित होता है, तो देखा क्या गया कि पहले जो है पहली कंडीशन में क्या हो रहा था, जब बैटरी को जो है ये ऋणावेशित और इसको धनावेशित कनेक्ट किए थे, तो यहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वहां पहुंच रहे थे। ठीक है, तो उसका ग्राफ हम लोगों ने खींचा था, कुछ इस प्रकार से खींचा था उसका ग्राफ, इस प्रकार से। ठीक है, क्या होगा कि प्रारंभ में जो है जैसे जैसे धनात्मक विभव बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है धारा का मान बढ़ेगा और एक निश्चित मान के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। इस चीज को मैंने अच्छे से उसमें डिफाइन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए आगे की बात क्या होने वाली, उसको समझना है हमको ध्यान से। अब आगे देखिए होगा क्या कि जब हम यहाँ पे ऋणावेश इसको धनावेशित कर देंगे और इसको इस प्लेट P2 को क्या कर देंगे, ऋणावेशित कर देंगे, तो जब प्रकाश आएगा तो इस प्लेट से क्या होगा, इस प्लेट पर आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों में से जिन इलेक्ट्रॉनों के पास अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, अर्थात जिस पर ऐसा फोटॉन आपतित हो जाए जिसके पास बहुत सारी एनर्जी hν एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को जो है अधिक ऊर्जा दे देगा
और जो अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चलकर यहाँ पे जाएंगे, अर्थात जो प्रारंभ में धारा पहले प्रवाहित होती थी प्रकाश के आने से, वो धारा प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इसको धनावेशित करेंगे और इस प्लेट को ऋणावेशित करेंगे और जैसे जैसे विभव को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसको ये धनावेशित आकर्षित करने लगेगा और ये ऋणावेश क्या करने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे। ये जो ऋण प्लेट है P2 ये प्रतिकर्षित करने लगेगा और धन प्लेट P1 क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा, जिसकी वजह से इधर से उधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन अब धीरे धीरे रुकना स्टार्ट करेंगे, उनकी संख्या में कमी आएगी। जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे संख्या घटती जाएगी, अर्थात धारा का मान घट, इधर हम क्या दिखा रहे हैं, धारा को दिखा रहे हैं, ठीक, और इधर किसको दिखा रहे हैं, विभव को दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम निगेटिव विभव को बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान घटता जाएगा और एक निश्चित विभव पर वो घटकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जो यहाँ से प्रवाहित धारा का मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात यहाँ से उत्सर्जित होने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाना बंद कर देंगे। और जिस निश्चित वोल्टता पे ये प्रक्रिया होगी उस वोल्टेज को हम बोलते हैं निरोधी विभव। तो निरोधी विभव को अगर हमको डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि प्लेट P1 तथा P2 के बीच लगाया गया वह न्यूनतम विभवांतर जिस पर प्लेट P1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर जाना बंद कर देते हैं या प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, इस विभवांतर को ही निरोधी विभव कहते हैं और इसको किससे लिखते हैं, V0 से। ठीक, मान लीजिए कि ये सारी घटना I1 प्रकाश की आवृत्ति आने पर हुई, तो प्रकाश की तीव्रता कितनी थी, I1 थी, तब ये हुआ। ठीक, और अब हम क्या कर दें, अगर इसकी आवृत्ति को बढ़ाकर दुगना कर दें, ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ना क्या, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर था। अब यदि हम क्या कर दें, यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा था उसकी आवृत्ति को बढ़ा दे, ठीक है, तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाएंगे फिर से धारा प्रवाहित होने लगेगा, परिपथ में धारा फिर से प्रवाहित होने लगेगा। तीव्रता नहीं बढ़ा रहे हैं प्रकाश की, केवल आवृत्ति बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जब हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, और अधिक ऊर्जा वाले फोटान यहाँ पे आएंगे, और वो जब और अधिक ऊर्जा वाले फोटान यहाँ पे, क्योंकि एच न्यू है ना, न्यू आवृत्ति, जैसे जैसे आवृत्ति का मान इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे फोटान की ऊर्जा बढ़ेगी तो जब अधिक ऊर्जा वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो फोटान आएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पे जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था उसके विरुद्ध भी वो इलेक्ट्रॉन गति करके प्लेट P1 से चलकर कहां तक आने लगेंगे, P2 पर आ जाएंगे। ठीक, तो जब वो इलेक्ट्रॉन P1 से चलकर P2 पर आएंगे तो फिर से धारा का प्रवाह इस प्रक्रिया में आरंभ हो जाएगा। और जब धारा का प्रवाह फिर से आरंभ हो जाएगा तो अब हम फिर से अगर क्या करें, इस विभव को फिर से बढ़ाना स्टार्ट करें, जितना बढ़ाया था उसके आगे फिर से बढ़ाना स्टार्ट करें, तो फिर से प्रकाश धारा का मान घटकर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, शून्य होने लगेगा। और घटता 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 एक ये बिंदु आएगा जहां पे इसका मान क्या हो जाएगा, घटकर फिर से 0 हो जाएगी। प्रकाश धारा परिपथ में जो बह रही थी उसका मान फिर से 0 हो जाएगा। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे आवृत्ति को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे निरोधी विभव का मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो निरोधी विभव का मान है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। इस ग्राफ को थोड़ा सा सही कर देते हैं, ऐसे और ऐसे। तो चलिए ठीक है, अब जो है यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितना ज्यादा अधिक होगी निरोधी विभव का मान उतना भी अधिक आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, हमने ये देखा अभी तक कि जब हम लोग जो है नॉर्मल प्रकाश को आपतित कराते हैं यहाँ पे, जिसकी आवृत्ति न्यूनतम हो, ठीक है, कम आवृत्ति वाली प्रकाश को जब हम यहाँ पे आपतित कराते हैं धातु की सतह पे, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा था। जब हमने आवृत्ति को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना आरंभ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक डिफिनीशन ये निकल कर आती है कि जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना आरंभ कर दे, जिस आवृत्ति पर या जिस आवृत्ति का फोटॉन आपतित कराने पे इलेक्ट्रॉन केवल उत्सर्जित हो सके, गतिज ऊर्जा उसमें ना आए। इसका मतलब समझ रहे हो, ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पर हम क्या कर दें, इस प्लेट पर हम जो है हम प्रकाश को आपतित करा रहे हैं, इस प्लेट पर प्रकाश को आपतित करा रहे हैं। तो जो आपतित प्रकाश है, अगर वो उसमें जो है या आने वाली प्रकाश में जो फोटान है, उन फोटानों की ऊर्जा केवल इतनी ही हो कि यहाँ इस धातु की सतह में जो इलेक्ट्रॉन है उसको मिलने से केवल वो इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से निकलकर बाहर आ सके, बाकी आगे जाने के लिए उसके पास कोई एनर्जी शेष ना रहे। तो इस आवृत्ति का जो फोटान है या इस जो फोटान आया है उसकी जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति, ठीक है। तो इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति को कैसे डिफाइन करते हैं हम, तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, ठीक। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है या कर सके, ऐसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसे जो है, इसे न्यू नॉट से, किससे लिखते हैं इसको, न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित एक डिफिनीशन और है छोटी सी, उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, कि जो देहली आवृत्ति का जो प्रकाश फोटान आया हुआ है, ठीक है, जो देहली आवृत्ति की प्रकाश तरंगाई हुई फोटान आया हुआ है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो देहली आवृत्ति के फोटान की तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। देहली आवृत्ति के फोटान की तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं और इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो फिर इसको हम जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा एक सूत्र, आवृत्ति बराबर तरंग चाल बराबर आवृत्ति बराबर v बराबर एल लैम्डा, तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। हमने पढ़ा है तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तरंग चाल को यहाँ से किससे लिखेंगे, सी से, क्योंकि ये प्रकाश की तरंगे हैं, ठीक है।
तो फोटान जो है वो प्रकाश की चाल से चल रहा है, तो उसकी चाल किससे लिखी जाएगी, सी से। और आवृत्ति को किससे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे आवृत्ति को लिखने वाले किससे, न्यू से लिखने न्यू नॉट से लिखेंगे। और तरंग दैर्घ्य को किससे लिखेंगे, इनटू लैम्डा नॉट से लिखेंगे, ठीक, देहली तरंग दैर्घ्य को। तो तरंग चाल बराबर देहली आवृत्ति गुणे देहली तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देहली तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला निकालें तो देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट अपान सी हो जाएगा, ठीक है। ये व्यंजक हो गया किसके लिए, देहली तरंग दैर्घ्य के लिए, वो भी किस कंडीशन में, जब आपको देहली आवृत्ति दी गई हो और देहली तरंग दैर्घ्य पूछा जाए, तो उस संबंध में जो है ये व्यंजक प्राप्त हो गया आपको, ठीक है। सी न्यू, ये उल्टा हो गया, न्यू गुणे में इधर आएगा भाग में, ये तो उल्टा हो गया, पूरा फार्मूला गलत हो गया, ठीक। तो इसको ऐसा लिखेंगे कैसे, लेमडा नॉट इज इक्वल टू न्यू सी गुणे में उधर ऊपर है, इधर जाएगा तो ये क्या मैं कह रहा हूँ, सॉरी फिर उल्टा कह रहा हूँ, लेमडा नॉट सी ऊपर है और न्यू नॉट ऊपर है, तो इधर आएगा नीचे हो जाएगा न्यू नॉट, लेमडा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपान न्यू नॉट। ये हो गया फार्मूला आपका किसके लिए, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य में संबंध के लिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत कार्य फलन पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। देखो कार्य फलन, कार्य फलन, हालांकि उस वीडियो में इस पर चर्चा हुई थी, कार्य फलन किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे नॉर्मली सा। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन होता क्या है, ठीक। तो देखो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, इसका नाम क्या है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। देखो प्रकाश का हो गया मतलब कि प्रकाश, प्रकाश का मतलब हो गया वो प्रकाश जो आ रही है, आपतित प्रकाश, ठीक है। वैद्युत का मतलब होता है आवेश, ठीक है। और कार्य का मतलब कार्य हो गया, फलन का मतलब करने में लगी ऊर्जा, ठीक है। प्रकाश का मतलब प्रकाश के आने से आवेश को उत्सर्जित करने में, मतलब प्रकाश के आने से आवेश को उत्सर्जित करने में किए गए कार्य को, सॉरी किए गए कार्य में खर्च हुई ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, कार्य फलन कहते हैं। अब देखो इसको हम डिफाइंड इस प्रकार से करेंगे, कैसे, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्य फलन कहते हैं, ठीक है। डिफाइंड कैसे करेंगे, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। अब देखो कार्यफलन को किससे लिखेंगे, W से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, W से लिखेंगे। आपने पढ़ा है ना V बराबर W अपान Q, तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहे हैं तो V बराबर W अपान E हो जाएगा, और W बराबर क्या हो जाएगा, VE हो जाएगा, VE हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होगा, वोल्टेज यहाँ पे कौन सा वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे देखिए कार्यफलन है, तो देखिए कार्यफलन की बात है, तो यहाँ पे जो कार्यफलन है वो क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा है ना, वो भी कौन सी ऊर्जा है, फोटान की ऊर्जा। कौन से फोटान की ऊर्जा, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। तो आपको पता है ना कि धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनके लिए जो आवृत्ति है वो कितनी आवृत्ति होती है, न्यू नॉट, देहली आवृत्ति होती है। तो ऐसे फोटान की जो एनर्जी होगी, कार्यफलन W बराबर हो जाएगा अपना H न्यू नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H न्यू नॉट, क्योंकि देहली आवृत्ति की तरंग जब आपतित होती है तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना आरंभ करते हैं। तो कार्यफलन के लिए जो व्यंजक हो जाएगा W बराबर H न्यू नॉट। और कार्यफलन को कभी कभी फाई से भी लिखते हैं, तो फाई बराबर भी हो जाएगा H न्यू
नॉट हो जाएगा। ठीक, अच्छा आपने पढ़ा ना, अभी अभी जस्ट मैंने बताया लेमडा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट, बताया ना जस्ट अभी अभी। तो अगर हम इन दोनों के एक्सचेंज कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू नॉट इज इक्वल टू लेमडा नॉट, न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से कार्यफलन W बराबर हो जाएगा H इंटू सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है, तो कार्यफलन का एक फार्मूला यहाँ से ये भी हो सकता है जरूरत पड़ने पर, W बराबर एच सी अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्यफलन। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश से वैद्युत उत्सर्जन के नियम पढ़ने हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। तो नियम नंबर 1 है जो कहता है, वो कहता है कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है, ठीक है, जितनी ज्यादा तीव्रता की प्रकाश आएगी उतने ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जितनी कम तीव्रता की प्रकाश आएगी उतने कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। आपने देखा था कि जो धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच ग्राफ खींचा गया था, जब आपतित प्रकाश की तीव्रता कम होती थी तो ग्राफ ऐसे था, तीव्रता दुगुना कर देते तो ग्राफ ऐसे हो जाता था। ठीक है, तो जितनी ज्यादा तीव्रता आएगी उतने ज्यादा धारा बढ़ेगी, जितना कम तीव्रता रहेगी उतने ज्यादा कम धारा बढ़ती है। ठीक है, तो जितनी प्रकाश की तीव्रता जितना अधिक होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी परिपथ में उतनी अधिक धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम ये कहता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर धारा अधिक हो जाएगी, इसका मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, मतलब जो दूसरा है, देखो ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है किसके, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो दूसरा जो है नियम वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तो इस पर निर्भर नहीं करती तो किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर नहीं निर्भर करती है, बल्कि आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करती है, कि ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये 3 गुण हो गए, और चौथा गुण इसका ये है कि धातु की सतह पर यदि न्यूनतम मान से कम आवृत्ति प्रकाश डालें कि प्रकाश को आपतित कराएं, यदि धातु की सतह पर निश्चित मान से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराएं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है, और 5वां गुण इसका और आखिरी गुण ये है, नियम ये है कि क्या नियम है, धातु की सतह पर
धातु की सतह पर प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना आरंभ कर देता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए फिर आगे चलते हैं हम। अब हमको जो पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये जो टॉपिक है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देखिए बहुत छोटा सा बहुत नॉर्मल सा टॉपिक और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए जो फोटान की ऊर्जा होती है, नॉर्मली हम आपको समझा रहे हैं, जो फोटान की ऊर्जा ये दो चीजों में व्यय होती है। जब किसी धातु की सतह पर कोई फोटान आपतित होता है तो जो फोटान की ऊर्जा है वो दो चीजों में डिपेंड करती व्यय होती है। नंबर एक, जो फोटान की ऊर्जा है वो सबसे पहले कार्यफलन में व्यय होती है। ठीक है, बराबर कार्यफलन, और जो बची होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। तो फोटान की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक, तो किसी भी फोटान के पास कितनी एनर्जी होती है ये आप भी जानते हैं। ठीक है, जब धातु की सतह पर फोटान आता है तो उसके पास h न्यू एनर्जी होती है, और कार्यफलन में कितना लग जाती है, h न्यू नॉट, और गतिज ऊर्जा k। ठीक, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, h न्यू नॉट प्लस में इधर आएगा, माइनस में हमको मिलेगा k बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट मिल जाएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर न्यू को h को कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक, और यदि धातु की सतह पर अधिकतम ऊर्जा वाले जो है फोटान आपतित हो रहे हैं, अधिकतम ऊर्जा के फोटान आपतित कराए जाए तो जो फोटान का जो कार्यफलन है वो तो वही रहने वाला है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में जितनी ऊर्जा लग रही है वो तो उतना ही लगेगी, अगर परंतु हम जो है जब ज्यादा ऊर्जा के फोटानों को आपतित कराएंगे तो जो गतिज ऊर्जा है ना वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उस समय इसको हम के से नहीं बल्कि लिखेंगे कि मैक्स इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक, और के मैक्स को आप लिख सकते हो बटा दो एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज अ समीकरण ऑफ आइंस्टीन। ठीक, ये जो है महान साइंटिस्ट आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक है, यह आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं फोटान के कुछ अभिलक्षण। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हम पढ़ेंगे फोटान के महत्वपूर्ण अभिलक्षण या फोटान के गुण, जिसको कह सकते हो आप, फोटान के गुण। ठीक है, तो जो प्रकाश होता है वो किसी स्रोत से जब उत्सर्जित होता है तो फोटानों के रूप में उत्सर्जित होता है। तो इसका पहला गुण हो जाएगा प्रकाश किसी स्रोत से
प्रकाश किसी स्रोत से फोटानों के रूप में उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है। और जब फोटानों के रूप में प्रकाश उत्सर्जित होता है तो इनका जो वेग होता है निर्वात में फोटान का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, जब ये फोटान निर्वात में चलते हैं तो इनका जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और दूसरा गुण इनका ये है कि किसी स्रोत से उत्सर्जित फोटानों की ऊर्जा hν या hc/λ होती है, जहां पे न्यू आपकी आवृत्ति है और सी चाल हो गई और लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य हो गया। ठीक है, और इनका जो तीसरा गुण है वो ये है, तीसरा गुण कि एक ही स्रोत से जब फोटान उत्सर्जित होते हैं तो एक ही स्रोत से उत्सर्जित सभी फोटानों की ऊर्जा समान होती है कि वेग, सभी फोटानों का वेग समान होता है और जिसका मान वही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और उसके बाद जो है फोटान का जो विराम द्रव्यमान है, चौथा पॉइंट जो इनका चौथा गुण है, फोटान का विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास जिसको कहते हो, जब फोटान रुक जाता है तो फोटान का विराम द्रव्यमान जिसको हम m0 से लिखते हैं 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और फोटानों में जो द्रव्यमान होता है, पांचवा गुण इसका, फोटान का द्रव्यमान उसकी गति के कारण होता है, उसकी गति के कारण होता है। इसका मतलब जो फोटानों का जो मास है वो उनकी गति के कारण होता है, ना कि उनका खुद का अपना कोई द्रव्यमान होता है। जैसे फोटान रुकता है उसका रेस्ट मास 0 हो जाता है। ठीक है, तो जो फोटान की गति के कारण इनका द्रव्यमान होता है उसका समीकरण क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हमने वैज्ञानिक का समीकरण पढ़ा है आइंस्टीन के अनुसार। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², क्या पढ़ा हमने, E बराबर mc² पढ़ा, तो यहां से m बराबर हो जाएगा आपका m बराबर E/c² गुणे में इधर आएगा भाग में c², और E बराबर यानी कि फोटान आ रहा है ना, तो फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, hν होती है ना। E बराबर क्या होता है, hν होता है, और ये hν बराबर E बराबर एक और होता है hc/λ भी होता है। ठीक है, तो hν रख देंगे तो यहाँ पे, तो m बराबर क्या मिलेगा, hν पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, hν/c² मिल जाएगा, hν/c² मिल जाएगा। ठीक है, और जब hν/c² है तो यहाँ से संवेग कितना हो जाएगा, फोटान का संवेग, तो जो फोटान का संवेग है आप जानते हो ना, P बराबर mv होता है, सॉरी mc हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो P बराबर mc बराबर m का मान कितना दिया है, hν/c², तो hν/c² हो जाएगा, इंटू c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा P बराबर hν/c मिल जाएगा। ठीक है, या तो दूसरा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से
तो हमको यम बराबर मिलेगा, ई के स्थान पर एच सी अपान लेमडा रख देंगे, तो एच सी अपान सी स्क्वायर लेमडा, और एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो एच अपान सी लेमडा मिल जाएगा हमको। कितना मिल जाएगा? एच अपान सी लेमडा। और यहाँ से फोटान का संवेग निकालेंगे, फोटान का संवेग तो P बराबर एम सी, और m का मान कितना रख देंगे हम? h अपान सी लेमडा इंटू सी से सी कैंसिल, तो P बराबर हो जाएगा h अपान लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार फोटान के कुछ गुण हो गए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर कुछ और है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। वो थोड़ा सा अभी तक लाइट की प्रॉब्लम थी, मैं जलाना भूल गया था, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आ रहा था। ठीक है, तो हालांकि उतना अंधेरा नहीं था, वीडियो में सारी चीज़ें लगभग क्लियर दिख रही थी, तो ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आज अंधेरा क्यों आ रहा है, मैं लाइट जलाया नहीं, ध्यान नहीं दिया उसको। ठीक है, कि लाइट जलाना भूल गया हूँ मैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ये भी आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी पूछता है, और डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य भी, डेली आवृत्ति और डेली तरंग दैर्घ्य, ये सारी चीजें एग्जाम में बहुत पूछे जाने, हर बार पूछी जाने वाली टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, इंक कम हो गया क्या? एक मिनट, थोड़ा सा मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, चीजें कम स्पष्ट आ रही हैं। चलिए, तो देखिए दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य पढ़ना हम लोगों को ना। तो देखिए दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या है, इसको समझने के लिए हम आइंस्टीन के समीकरण का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करने वाले हम लोग? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत। तो चलिए आइंस्टीन का समीकरण का यूज करेंगे, आइंस्टीन के समीकरण से। इस बार प्रकाश वैद्युत समीकरण नहीं यूज करेंगे, बल्कि ऊर्जा का समीकरण यूज करेंगे। हमने पढ़ा E बराबर mc²। ठीक, और यहाँ पे जो फोटान की एनर्जी है एच न्यू होती है। कितना होती है? एच न्यू बराबर mc² हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो m बराबर c² गुणे में धराएगा, भाग में एच न्यू अपान c² हो जाएगा। ठीक, अच्छा, फोटान का संवेग कितना हो जाएगा? तो फोटान का जो संवेग है वो P बराबर हमने पढ़ा mc, P बराबर क्या पढ़ा? m भी पढ़ा, और यहाँ पे चाल को हम b से नहीं बल्कि किससे लिख रहे हैं? c से, क्योंकि ये प्रकाश की बात है। तो P बराबर mc हो जाएगा, और m की वैल्यू हमने निकाल के रखा है एच न्यू अपान c² इंटू सी, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा एच न्यू अपान सी। ठीक है, एच न्यू अपान सी होता है, परंतु हमको तरंग दैर्घ्य चाहिए। क्या चाहिए? तरंग दैर्घ्य चाहिए, तो हम न्यू की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा? न्यू इज इक्वल टू मिलेगा C अपान लेमडा। ठीक है, तो चूंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C अपान लेमडा होता है, तो P बराबर H न्यू के स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग? C अपान लेमडा, और बटे में एक C पहले से, C से C कैंसिल, तो P बराबर आ जाएगा H अपान लेमडा। इस P और H को ट्रांसफर कर, सॉरी, लेमडा और को इधर भेज दीजिए, P को उधर भेज देंगे, तो आपको मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू H अपान P, जिसे दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? लेमडा मिल गया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी। ठीक है, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी को एम भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इन्हीं समीकरण को दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण कहते हैं। इसे ही दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, अरे यार इसको कहाँ मैं पहुंच रहा हूं, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एक टॉपिक और पढ़ना है हमको, अब हम इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन से बद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन से बद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन से बद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो देखिए हमने अभी भी निकाला है दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए जो फार्मूला है वो क्या निकाला है, लेमडा बराबर h अपान mb निकाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालना है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन से बद्ध निकालना है। ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों के फार्मूले अलग अलग पुट करेंगे। तो हमने तो पढ़ा है लेमडा बराबर h अपान mb पढ़ा है, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण। ठीक, अब आगे देखेंगे तो आगे जो है v की वैल्यू पुट करेंगे, कहां से, हम जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, कैसे पुट करेंगे, द्विभाग में इधर आएगा गुणे में तो 2k, यम गुणे में इधर आएगा भाग में बराबर v², स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो आपको मिलेगा v बराबर अंडर रूट 2k अपान m, v बराबर अंडर रूट 2k अपान m। इसको उठा के पुट कर दीजिए इस समीकरण 1 में। ठीक है, तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए v का मान समीकरण 1 में, तो जब v का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको मिलेगा लेमडा बराबर h अपान m, और v के स्थान पर हम रखने वाले हैं 2k अपान m। ठीक, ये जो यम है ना, इसको अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो यम स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं h अपान 2km² बाई यम रूट में। ठीक, एक यम से एक यम हो जाएगा कैंसिल, तो एच अपान लेमडा इज इक्वल टू मिलेगा एच अपान अंडर रूट 2km मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से बद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का एक समीकरण। क्या हो गया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान रूट 2km हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और k की वैल्यू थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे जहाँ हमने पढ़ा है ना, अभी मैं जस्ट लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था, W बराबर VQ, याद है, वो विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन की बात है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को पुट करेंगे, तो W बराबर हो जाएगा EB, W बराबर क्या हो जाएगा EB, ई भाग में इधर आएगा गुणे में। ठीक है, तो जहां W बराबर EB होता है और ऊर्जा प्रमेय से, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय से, इसको हम लिख सकते हैं ऊर्जा K बराबर EB, K बराबर क्या लिख सकते हैं, EB लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को उठा के हम पुट करेंगे अब यहाँ पे, तो हमको मिलेगा लेमडा बराबर, अतः लेमडा बराबर h अपान अंडर रूट 2km है ना, तो 2 और k के स्थान पे इसकी वैल्यू रख देना EV, कैपिटल V मतलब वोल्टेज है ये, इनटू m है तो 2 इतना रख देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से बद्ध तरंग दैर्घ्य का समीकरण हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको प्लैंक नियतांक का मान पता होता है ना,
h का मान पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है। इन सारी चीज़ों को रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करें उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं एक ही बार में पूरा सॉल्व करने वाला हूँ भाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अब जो है आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है h का मान कितना होता है, h बराबर होता है अपना 6.63 गुणे 10 की घात -34। कितना होता है, 6.63 गुणे 10 की घात -34 जूल प्रति सेकंड होता है इसकी वैल्यू। ठीक, और ये जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, -19 कूलाम होता है। ठीक है, और ये जो यम है, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और इसका मान 9.10 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब हम इस वैल्यू को उठा के इस फार्मूले पे रखेंगे, तो लेमडा बराबर h की वैल्यू 6.63 गुणे 10 की घात -34 बटे अंडर रूट 2 गुणे ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात -19 इंटू वी और इंटू यम का मान, तो यम का मान है 9.1 × 10⁻31 है। तो चलिए अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो है लेमडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻13 बाई रूट में इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा पहले कर लेते हैं। तो 2 एकन्नम 2 दूनवा 18 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात, ये -19 और ये -31 ऐड कर लीजिए, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो 9 1 10 के 0 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 50 हो गया माइनस का। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 6.63 गुणे 10 की घात -34 बटे रूट में 16 से इसमें गुणा करेंगे। तो जब 16 से गुणा करेंगे तो जो है 16 दूनी 32 का 2 हो जाएगा, हासिल 3 16 अट्ठे 128 128 3 31 हो जाएगा, 31 के 1 हासिल हो जाएगा 131 13। ठीक है, तो 16 एकन्नम 16 और 16 13 ऐड करेंगे तो 6 3 9 और 1 1 2 मिल जाएगा, और दशमलव कितने अंक पे लगा देंगे, 2 अंक पे लगा देंगे। ठीक है, और गुणे 10 की घात माइनस का 50 कर देंगे, 10 की घात माइनस का 50 कर देंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, लेमडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 बटे इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो लगभग जो है निकलेगा 5.399 करके आता है। तो जिसको हम लिख सकते हैं 5, इसका जो वर्गमूल है 5.4, क्योंकि 3 9 9 करके आएगा तो एक बढ़ा के लिख देंगे, गुणे 10 की घात 50 का वर्गमूल 10 की घात हो जाएगा आपका माइनस का 25, क्योंकि वर्गमूल में घात आधी हो जाती है। ठीक है, तो आगे चलेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू इससे इसमें जब डिवाइड देते हैं तो हमको मिलता है 12, इससे इसमें जब हम भाग देंगे तो कितना मिलेगा 122 दशमलव भाग देने पर 122.7 गुणे 10 की घात कितना प्राप्त होगा। अब ये घात -25 ऊपर जाएगा, +25 34 में से 25 घटा देंगे तो 9 बचेगा ना, कितना 34 में से 25 घटाएंगे 5 4 9, ठीक 9 बचेगा। तो 10 की घात कितना बचता है, माइनस का 9 बचेगा। ठीक है, अब दशमलव एक अंक और इधर कर देंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे कर देता हूँ, दशमलव एक अंक और इधर करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 12.27। अच्छा एक चीज़ तो मैं मिस ही कर गया, ये v को तो लिखना ही भूल गया, गुणे v,
यहाँ भी बटे में v है, और यहाँ पे बचेगा रूट के अंदर v, और यहाँ पे भी बटे में क्या बचेगा, v बचेगा। और आगे चलेंगे तो इस तरह मिलेगा आपको, गुणे 10 की घात, 0.1 इधर लाएंगे तो घात ऋण में 1 बढ़ जाएगी, तो गुणे 10 की घात -10 बटे अंडर रूट का v। तो लेमडा इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाएगा अच्छा ये जो है आया मीटर में, तो 10 की घात -10 को रिमूव कर देंगे, तो 10 की घात -10 1 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर बराबर सॉरी 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। जब इसको हटाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे कि एंगस्ट्रॉन्ग में, तो 12.27 बटे अंडर रूट v एंगस्ट्रॉन्ग, ये तरंग दैर्घ्य का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग में, जहां पे आपका v क्या है, वोल्टेज है, जहां पे v क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो है चलते हैं, अब ये वाले चैप्टर में हमको जितने सारी चीजें पढ़नी थी वो सारी की सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। एक टॉपिक और हुआ करता था, दी ब्रोगली द्रव्य तरंगों का प्रयोगात्मक पथ प्रदर्शन। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।